हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जाना था और जाना था कि किस तरीके से एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए और अच्छे से बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि हिंदी में किस तरीके से अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आज का पहला सवाल है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। ठीक, तो का और शा से, ठीक है, ये छा शब्द बना है, क्षत्रिय वाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। यानी अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द क्या है। तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन और उचित का हो जाएगा विलोम हो जाएगा अनुचित। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो दोस्तों, समानार्थक शब्द वो होते हैं जो बिल्कुल एक समान होते हैं। तो यहाँ पर आ गया अग्नि, अग्नि का हो जाएगा अनल, पावक और आग, लंबोदर, विनायक, गणपति। ठीक, और अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा और सोम। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं उनका जो समूह होता है, ठीक है, वो शब्द कहलाते हैं और कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये अंश अलग है और ये वाला अंश अलग है। ये सा और ये शा, देखिए कितना डिफरेंस यहाँ पर है। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। देखिए, दोनों का उच्चारण एक समान है लेकिन क्या है, उनके अर्थ भिन्न भिन्न यहाँ पर हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी सम उच्चारित हैं, समान रूप से उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन क्या है, वो भिन्नार्थक हैं, यानी वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे अंश और अंश शब्द का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ होता है भाग, यानी जो अंश है, ठीक है, यानी ये वाला जो अंश है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा भाग, यानी हिस्सा, पार्ट जो होता है। ठीक, और इस वाले अंश का अर्थ क्या होता है, कंधा, शोल्जर जो होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्लियर। यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है अग और उन्मुख शब्द को क्रमशः विलोम लिखिए। यानी अग और उन्मुख शब्द का विलोम आपको लिखना है। ठीक, तो अग का क्या होगा, विग हो जाएगा, उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शा, स, श और हा किस प्रकार के व्यंजन है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे शा हो गया, शा हुआ, सा हुआ और हा हुआ। आप बोलिए, तो हवा ऐसे लग रही है कि आपको रगड़ते हुए मुंह से बाहर निकले। आप उच्चारण करके देखिए, शा, सा, शा और हा, निकल नहीं निकले, हवा मुंह से रगड़ खाती हुई बाहर निकल नहीं निकल रही, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भ्रग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। यानी भ्रग और विटप के पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो भ्रग का पर्यायवाची हो जाएगा मधुप, मधुकर, भरमर और भौरा। ठीक, विटप का क्या हो जाएगा, तरु, पेड़, वृक्ष और पादप। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जैसे ये भौरा दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और पूछ लिया इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची यही हो जाएगा। जैसे भौरा का पूछ लिया पर्यायवाची का है तो भरमर हो जाएगा, मधुकर हो जाएगा, मधुप हो जाएगा, भृंग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे पादप का पूछ लिया पर्यायवाची का है तो वृक्ष हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, तरु हो जाएगा और विटप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है श्रुतुलेख का क्या उद्देश्य होता है। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, यानी सुलेख और श्रुतलेख की जो शिक्षा होती है उसको देना वो प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा। श्रुतलेख क्या होता है, सुनकर लिखा जाता है। ठीक है, जिसको इमला कहते हैं। ठीक, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। ठीक है, श्रुतलेखन का उद्देश्य क्या है, शब्दों को सही लिखना और लिखने में तीव्रता का
विकास करना होता है, ठीक है। यानी जब आप श्रुतलेख अच्छे से लिखेंगे तो जो वर्तनी होती है वो आप शुद्ध लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जो तीव्रता होती, तेजी होती है लिखने की, वो जो है विकसित हो जाती है, ठीक है। तो श्रुतलेख यानी इमला, सुलेख यानी शुद्ध रूप से लिखा हुआ, लिखना मतलब देख देख के लिखना हो जाता है। क्लियर। यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि समानार्थी शब्द का आशय क्या है, यानी समानार्थी शब्द से आप क्या समझते हैं। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या उनको समानार्थी कहते हैं। यानी पर्यायवाची और जो समानार्थी होते हैं ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी व्यंजन से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो जिन वर्णों का उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। यानी हिंदी भाषा के वे वर्ण, ठीक, जो बोलते हुए मुख से जो है निकलने वाली वायु के विभिन्न मार्गों के अंगों से टकराते हैं। देखिए कभी कोई कंठ से निकल रहा है, कोई तालु से निकल रहा है, कोई मूर्धा से निकल रहा है, कोई दंत से निकल रहा है, कुछ ओष्ठ से निकल रहे हैं, निकल रहे नहीं निकल रहे हैं। तो उच्चारण सबका क्या होता है, का वर्ग का अलग होता है, टा वर्ग का अलग हुआ, चा वर्ग का अलग हुआ, ता वर्ग का अलग हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, इन सबका उच्चारण देखिए, आप उच्चारण करिए, इनका सबका अलग अलग उच्चारण होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब व्यंजन होते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। यानी हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हिंदी भाषा के कौशल होते हैं। यानी इनके माध्यम से हिंदी में क्या करते हैं, हम अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना और सीखना जान जाते हैं, ठीक। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, पूछ रहा है ध्वनि क्या है, अगर आप इसका आंसर सही से लिख रहे हैं तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन को नहीं लिख पाए, आंसर उसका नहीं लिख पाए, तो क्या होगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। देखिए कितना छोटा सा। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। बस इतना लिखिए, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक। भाषा किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों को समिष्ट को भाषा कहते हैं। यानी ध्वनि चिन्हों की जो समिष्ट होती है उसको भाषा कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। देखिए ध्वनि उसमें होंगी, ठीक, तो क्या होगा, उसका निर्माण होता हुआ चला जाएगा। अगला, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से, श्रवण कौशल यानी सुनना, ठीक है। अगला, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33। अगला, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है, ठीक, उनको स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ठीक। ये कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख से उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, ठीक। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, पा, फा, बा और भा, ये क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजी होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है। ये था चा, छा, जा और झा। तो आगे यहाँ से देख रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये स्पर्श और संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। जब मुख द्वारा बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। यथा ञा, ढा, ना, मा, ये क्या होते हैं, यहाँ से देखिए नाक से इसकी वो निकल रही नहीं निकल रही यहाँ से, है ना। फिर अगला, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो स्वर से दूना समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋण, ठीक है। अगला, लुंठित और लोठित किसे कहते हैं। तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीर्घ ही बाहर बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। यथा रा, तो देखिए जबान देखिए, रा गोल हो रही है, लग रही काँप रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है लुंठित और लोथित, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। यहाँ पे तो अर्धस्वर होता है, इसके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। यथा या, वा, ठीक। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम हो जाता है वर्णमाला। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे।
वे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ। अगला, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4 आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? ठीक, तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता क्या हुई? ये लिपि सुंदर और स्पष्ट होती है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का कौन सा माध्यम है? तो भावों और विचारों का जो माध्यम होता है आदान प्रदान करने का, वो होता है भाषा, यानी भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम हो जाता है मौखिक भाषा। ठीक है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना किसके द्वारा होता है? तो क्या होगा? लिखित भाषा के द्वारा, है ना। जब हम क्या करेंगे, मनोभाव यानी कुछ हमारे ऐसे हाव भाव होते हैं, इशारे होते हैं, उसमें क्या होता है, हम अपनी बात मौखिक रूप से कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जब होता है, जब हम अपनी बात को लिखित रूप में करते हैं तो कैसी हो जाती है? वो हो जाती है लिखित भाषा। ठीक, यानी पढ़कर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हो जाएगी लिखित भाषा। ठीक, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशिष्ट। ये होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जहां हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्यालय। ये होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा क्या है? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, इससे हम लोग आता है। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषा किसे कहते हैं? ठीक, तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली जो बात होती है वो भाषा कहलाती है। फिर लिपि क्या होती है? तो वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप से स्थायित्व प्रदान करे, वो लिपि कहलाती है। यानी जिस चीज को हम लिखकर प्रकट करते हैं वो लिपि होती है। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो पहले एक बात ये समझिए, पर्यायवाची और समानार्थी सेम होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, तो एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। ठीक, आदि नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछे जल का पर्यायवाची क्या है तो नीर भी हो जाएगा, वारी भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा। अगर जल का समानार्थी पूछे तो क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, वारी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा। ठीक है, अगला, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन। अगला, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम, तो अर्वाचीन का हो जाएगा नवीन, उचित का हो जाएगा अनुचित। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो यश का पर्यायवाची हो जाएगा कीर्ति और भास्कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तुकांत शब्द क्या है? तो तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, डंडा, संडा, डंडा और कंडा। ठीक, तो इसमें क्या है? देखिए, रुष्ट, पुष्ट और दुष्ट एक जैसे आए। ठीक है, तो इसमें अक्षर और स्वरों की क्या है? एकरूपता है, नहीं है। रुष्ट पढ़िए, पुष्ट पढ़िए, दुष्ट पढ़िए, झोंक पढ़िए, पोंक पढ़िए, टोंक पढ़िए, झंडा, डंडा और पंडा, संडा और कंडा। देखिए क्या है, सब में क्या है? एक जैसा उच्चारण हो रहा नहीं हो रहा? यहाँ पे ये तुकांत होते हैं शब्द यहाँ पे, यानी शब्द और स्वरों में किसी प्रकार की एकरूपता होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनेकार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, ये हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, तो जैसे जो बिना वेतन के काम करे उसको अवैतनिक कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं। ठीक, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अल्पविराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग देने के लिए अल्पविराम, ये इसका जो है वो सिंबल यहाँ पर है, निशान यानी है इसका, ये प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, राम को जगाओ मत सोने दो, तो देखो दोनों में क्या है? राम को जगाओ मत सोने दो, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, राम को जगाओ मत सोने दो यहाँ पे। ठीक, तो ये जो छोटा सा अल्प विराम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है,
यानी ये इस तरीके का जो होता है। लेखन के प्रकार बताइए, तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन, ठीक है। उसके बाद लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, यानी लेखन शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे लेखन कहते हैं, ठीक। अगला, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए, तो जेकार्टर विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं। तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो मनुष्य अपने विचारों को पूर्ण रूप से लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य को परिभाषित कीजिए, तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए, तो अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट रूप प्रस्तुत करना। अगला, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक जो सफल भाषा शिक्षक होता है उसमें कौन कौन से गुण पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पर आएगा, शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का उसे पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो, शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यानी जो भी वो बोले वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए, तो अक्षर समूह का दूसरा नाम आता है वर्णमाला। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो 4 प्रमुख कौशल, श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति, ठीक। अनभिज्ञ और मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द बताइए, तो अनभिज्ञ का हो जाएगा सुविज्ञ और मुक्त का हो जाएगा बंधन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि छ, त्र और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है। एक संयुक्त व्यंजन और होता है श्रा, उसको भी याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ और ओष्ठ से होता है। या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे डंडा, कंचन और जंगल। लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, ठीक है। यानी जो भाषा होती है उसको जो लिखने की जो विधि होती है उसको लिपि कहते हैं। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशेष रूप से निर्धारित होते हैं उनको लिपि कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्णों में उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे शा, सा, शा, सा और हा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, ठीक। तो एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द के अर्थ लिखिए। तो अच्छा का अर्थ हो जाएगा अवहेलना, अपेक्षा का हो जाएगा आशा। अगला, सुधा और पंकज शब्द के अर्थ लिखिए। तो सुधा का अर्थ होता है अमृत, पंकज का होता है कमल, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसके नीचे रेखाएं होती हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, रेखांकित वाक्य, ठीक। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, गगन, नभ, आकाश और अंबर। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ और औ दोनों स्वर वर्ण हैं, ठीक। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो ऊष्म व्यंजन है 4 आपके, शा, सा, शा और हा, ठीक। ध्यान रखिएगा 2019 में आए हुए ये क्वेश्चन है। अगला, संधि और संयोग शब्दों के विलोम लिखिए। तो संधि का हो जाएगा विच्छेद, संयोग का हो जाएगा वियोग। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए, तो मौखिक और लिखित। तो अभिव्यक्ति के जो साधन हो जाएंगे वो हो जाएंगे लिखित और मौखिक। अगला क्वेश्चन आता है, स्वराघात किसे कहते हैं, तो उच्चारण में ध्वनियों को समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। प्राश्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो प्राश्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला। लिपि को परिभाषित कीजिए। तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, यानी मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उनको लिपि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आर्य और उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का हो जाएगा अनार्य विलोम, उन्नति का हो जाएगा अवनति। ये 2023 में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला, ठीक। ऐसी वस्तु जिनका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो उसको कारक कहते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम है, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हैं।
अपादान कारक का चिन्ह से ठीक साथ अलग होने के योग से है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह यहाँ पर बताइए। तो अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा के साथ। ठीक है, यानी के साथ, यानी बिल्कुल ये अलग हो जाता है यहाँ से। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, बाण से मारा, बिल्कुल अलग, जब बाण छूटा यहाँ से तभी तो वो मरा। ठीक, ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जान लिए कि किस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों इसी तरीके से एग्जाम में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।